हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शंस को हम लोग प्रॉपर्ली कैसे लर्न कर सकते हैं एक ही सीक्वेंस में और इसके साथ साथ एक ही वीडियो में। यस, इस वीडियो में मैं आपको सीपीसी 1908 का सेक्शन नंबर 2 पूरा लर्न करवाने वाला हूं। सेक्शन नंबर 2 ऑफ सीपीसी जिसमें कि 20 क्लॉजेस हैं एंड मोर देन 20 डेफिनेशंस हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिए सीपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज 7 रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सबसे पहले लर्न करते हैं सेक्शन नंबर 2 को। तो सीपीसी का सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है और इसको दो पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में एंड ऑर्डर्स में। देयर आर 51 ऑर्डर्स इन सीपीसी एंड देयर आर 158 सेक्शंस। तो ये जो ऑर्डर है 51, ये बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। इसलिए अगर आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सीपीसी का कौन सा पार्ट सब्सटेंटिव है और कौन सा पार्ट प्रोसीजरल, तो आपको बताना है कि जो सेक्शन वाला पार्ट सीपीसी का है वो सब्सटेंटिव पार्ट है और जो ऑर्डर वाला पार्ट है वो प्रोसीजरल पार्ट है। वैसे सीपीसी को प्रोसीजरल लॉ ही माना गया है, लेकिन इस प्रोसीजरल लॉ का भी जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो इसके सेक्शंस में गिवन है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीसी का सेक्शन नंबर 2 और उसमें 20 क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग डेफिनेशंस के। तो सेक्शन नंबर 2 का जो क्लॉज 1 है ये बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए टेक्निक समझना, यहां पे टेक्निक ये है कि सीपीसी का नाम क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है? सो द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड कोड। तो पहला वर्ड क्या है? यहां पे पहला वर्ड है कोड। और सीपीसी का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कोड के बारे में और साथ में ये कहता है दैट कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड में नॉट कोड में रूल्स को भी शामिल किया गया है। अब रूल के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं। जब कोई 18 ईयर्स अटेन करता है, कोई भी पर्सन अगर 18 साल की एज अटेन करता है, यानी कि वो मेजर हो जाता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तब वो पर्सन कहता है कि अब मेरे पास में एक वोटिंग राइट आ गया है। अब मैं गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं कि किसकी सरकार बनेगी और अब मैं अपनी लाइफ के भी डिसीजन खुद ले सकता हूं या ले सकती हूं। इनफैक्ट इंडिया में गर्ल्स की जो एज है, शादी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स ऑफ एज। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा कि जब ये 18 साल के होते हैं तो एक लाइन में यहां पे आपको बता रहा हूं, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। तो यहां पे पहले ही मैं आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 18 बता देता हूं एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 18 किसके बारे में है? ये है रूल्स के बारे में। तो सीपीसी का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 18, 2 क्लॉज 1 किसका है? कोड का है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसके बारे में? दो डेफिनेशंस देखिए। अब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 पे आते हैं। माई लाइफ माई रूल्स आपको अच्छे से पता है, सीपीसी की शुरुआत ही कोड से हो रही है। तो जो पहला क्लॉज है, द फर्स्ट क्लॉज इज ऑल अबाउट कोड। वो किसके बारे में है? दैट इज अबाउट कोड। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं 2 क्लॉज 2। देखिए 2 क्लॉज 2 को लर्न करना बड़ा ही सिंपल है। यहां पे मैं हिंदी में एक वर्ड लिखूंगा और हिंदी में जो मैं वर्ड लिखूंगा दैट वर्ड इज कॉल्ड डिक्री। मैंने इसको इंटेंशनली हिंदी में लिखा है क्योंकि हिंदी में डिक्री लिखने के लिए आपको हिंदी के 2 अक्षर लिखने हैं। तो बस 2 क्लॉज 2 किसका है? 2 क्लॉज 2 जो है वो डिक्री को डिफाइन करता है। तो डिक्री की डेफिनेशन किसमें है? सीपीसी के सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 2 में डिक्री के बारे में बात की गई है। राइट, सिर्फ 2 अक्षर लिखने हैं हमें और ये हमारी डेफिनेशन जो है वो यहां पे हो गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कि इसके बारे में। देखिए बड़ा सिंपल है। अब डिक्री जिसके फेवर में आई, अब याद रखिएगा, डिक्री जिसके फेवर में आई उस पर्सन को हम क्या कह देंगे? उस पर्सन को हम डिक्री होल्डर का नाम देंगे। यहां पे जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं स्टोरीज के साथ, जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग भी वैसे कनेक्ट करते जाइए और आपको ये सारे सेक्शन प्रॉपर्ली लर्न हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको सीपीसी के सारे सेक्शंस, ऑर्डर भी, इनफैक्ट ऑर्डर कैसे लर्न करने हैं सीपीसी के सीक्वेंस में, इसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हम सीपीसी के ऑर्डर्स को कैसे सीक्वेंस में, पूरे 51 ऑर्डर्स को कैसे सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने बात की यहां पे डिक्री होल्डर के बारे में 2 क्लॉज 3। डिक्री होल्डर कौन है? अच्छा,
ये जो टर्म्स है, डिक्री क्या होती है, डिक्री होल्डर कौन होता है, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में मैं बात करूंगा, जहां डिक्री के टाइप्स, डिक्री ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, इन सबको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो 2 क्लॉज 2 में हमने डिक्री के बारे में बात की। 2 क्लॉज 3 बात करता है किसके बारे में, डिक्री होल्डर, राइट। अब मैं कहता हूं कि देखो जो डिक्री होल्डर है ना, ये जो डिक्री होल्डर है, दिस डिक्री होल्डर लिव्स इन, वो कहां रहता है, वो डिक्री होल्डर जो है वो रहता है नाउ। अब मैं यहां पे बोलूंगा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जयपुर। तो मैंने यहां पे जयपुर लिखा। जयपुर लिखने का अगेन रीजन क्या है, क्योंकि जयपुर अगर आप लिखेंगे तो कितने हिंदी के अक्षर देखिएगा, जयपुर। तो यहाँ पे अब मैं जयपुर मैंने लिखा, और इसको मैं नाम दूंगा किसका, तो सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 है, वो बात करता है किसके बारे में, इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हैं, और डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हुए अभी हम ये कहते हैं, देखिए एक डिग्री होल्डर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो 2 क्लॉज 2 में हमने पढ़ा डिग्री को, 2 क्लॉज 3 में आ गया डिग्री होल्डर, और हमने कहा कि डिग्री होल्डर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और ये डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलता है, और डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलकर अब ये जाता है, उस डिग्री को लेकर जाता है किसके पास, लेट से कि वो इस डिग्री को लेकर अब जाता है किसी फॉरेन कोर्ट के पास। किसके पास जा रहा है, किसी फॉरेन कोर्ट के पास में जा रहा है। फॉरेन कोर्ट का बड़ा रिलेवेंस है, ये सेक्शन नंबर 13 और 14 जब आप पढ़ेंगे सीपीसी का, तो वहां इनको प्रॉपर हम कनेक्ट करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो डिग्री होल्डर अब कहां गया बताइए, डिग्री होल्डर अब गया है फॉरेन कोर्ट में। तो अब ये फॉरेन कोर्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे बताइए जरा सेक्शन कौन सा आ गया है। सो हियर द सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5, यहाँ पे आ गया है सेक्शन नंबर। तो ये आपको समझ में आ गया फॉरेन कोर्ट। अब देखिए कनेक्ट कीजिए, अब ये जो फॉरेन कोर्ट है, डिग्री होल्डर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। अब एक बात और भी देखिएगा आप कि यहाँ पे तीनों बार डी डी आ रहा है। पहले शुरुआत हुई सी से, और उसके बाद में डी, शुरुआत हुई कोड से, उसके बाद में टॉक्स अबाउट डिग्री, देन डिग्री होल्डर, देन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में वो गया फॉरेन कोर्ट के पास, और फॉरेन कोर्ट ने उसे कहा कि नाउ लेट मी गिव यू। अब फॉरेन कोर्ट के पास में जाएगा तो कोर्ट उसको क्या देगा, कोर्ट उसको देगा फॉरेन जजमेंट। तो फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट को हम नाम देंगे किसका, उस जजमेंट को हम देंगे फॉरेन जजमेंट। अब फॉरेन जजमेंट लेकर वो जो पर्सन है, अब क्योंकि फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है, इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन करवाना है, राइट। आप जानते ही हैं कि अगर फॉरेन के भी किसी आर्बिट्रेशन का कोई जजमेंट आता है, तो इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है। ये बात मत भूलिएगा, जाना, अप्रोच करना पड़ता है हाई कोर्ट को। और मेरा आपसे ये भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं आप लोग सब मुझे बताना, सोच के बताना कि जितने भी फॉरेन के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के जो अवार्ड आते हैं, आर्बिट्रेशन वाले स्पेशली, वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही क्यों फाइल होते हैं। जैसे कि डोकोमो ने टाटा के अगेंस्ट में 10,000 करोड़ का अवार्ड लिया था, और उस अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट ही क्यों पहुंचे। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हाई प्रोफाइल हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट ही क्यों आते हैं, ये आप लोग मुझे सोच के बताइएगा, क्योंकि इंडिया में तो और भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं। यहां पे आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या किसी हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश पर एप्लीकेबल होता है। सारे लॉ एस्पिरेंट्स मुझे सोच के बताइएगा, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कहता है कि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, देन इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में पक्का इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए फॉरेन कोर्ट ने क्या दिया, फॉरेन कोर्ट ने दिया फॉरेन जजमेंट। और जब इस फॉरेन जजमेंट को हम लेकर आए इंडिया में, तो इंडिया में इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमें किसी का साथ चाहिएगा, हमें किसी का साथ चाहिएगा, साथ चाहिएगा। तो हम गए किसके पास, हमने अप्रोच किया किसको, गवर्नमेंट प्लीडर को। गवर्नमेंट प्लीडर से ये कहा कि तुम्हें पता है कि एक डिक्री, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिक्री किसको मिली, डिक्री होल्डर को, और डिक्री होल्डर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और डिस्ट्रिक्ट से वो कहां गया, फॉरेन कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट से गया फॉरेन कोर्ट के पास, फॉरेन कोर्ट से फॉरेन जजमेंट लिया, और जजमेंट लेकर आ चुका है किसके पास, प्लीडर के पास में। फॉरेन जजमेंट लेकर गवर्नमेंट प्लीडर के पास में आया। अब गवर्नमेंट प्लीडर ने उससे कहा कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है, इस डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने उससे पूछा
कि बताइए इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। सो हमें ये बताया गवर्नमेंट प्लीडर ने कि इसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास, हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, हम हाई कोर्ट के पास चले गए, हम हाई कोर्ट के पास में चले गए। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये भी आपसे हो सकता है कि क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है अगर फॉरेन कोर्ट की डिग्री है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सोचिए इन क्वेश्चंस के बारे में और जरा रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लेकिन अभी के लिए फोकस कीजिए जो मैं आपको सेक्शंस लर्न करने की टेक्निक बता रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू हम सीपीसी के सारे सेक्शंस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सीपीसी के ऑर्डर नंबर, रूल्स नंबर, सेक्शन नंबर, उनमें आपकी एक्सपर्टीज आ जाए। ये इन वीडियोस के थ्रू मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7A बात करता है हाईकोर्ट के बारे में। अब मैं बोलता हूं कि ये हाईकोर्ट जो है ये कहां का हाईकोर्ट है, तो हमने कहा ये हाईकोर्ट है मेरे देश का। तो क्योंकि ये जो हाईकोर्ट है ये मेरे देश का हाईकोर्ट है, तो सेक्शन नंबर यहां पे जब हम 7B को देखेंगे तो 7B बात करता है किसके बारे में, तो 7B टॉक्स अबाउट इंडिया। ये सेक्शन बात करता है इंडिया के बारे में। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अब यहां तक आपको क्लियर है कि फॉरेन कोर्ट का फॉरेन जजमेंट आया, फॉरेन जजमेंट को लेकर हम किसके पास में गए, गवर्नमेंट प्लीडर के पास में गए। गवर्नमेंट प्लीडर हमें हाई कोर्ट ऑफ इंडिया लेके गया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम अगली डेफिनेशन जो डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये डेफिनेशन जो हम बता रहे हैं, ये डेफिनेशन का कनेक्शन जो है वो कनेक्शन देखिएगा, बड़ा अच्छा कनेक्शन है मुझसे। अब मुझसे कनेक्शन क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। तो 2 क्लॉज 8 अगली डेफिनेशन किसकी है, 2 क्लॉज 8। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बताइए जरा इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब आता है? आप सब लोग सोच के बताएंगे कि सर इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब आता है? 8 ऑफ मार्च को आता है। तो 8 ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है। आप लोग मुझे भी विश कर सकते हैं, मेरा भी बर्थडे उसी दिन आता है। सो 8 ऑफ मार्च की अगर हम बात करें, नंबर 8 पे फोकस कीजिएगा। सो 2 क्लॉज 8 यहां पे बात करता है। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि अब एक फीमेल जज है। 2 क्लॉज 8 को ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि एक फीमेल जज है जो सबको जज कर रही है। तो 2 क्लॉज 8, डोंट जज एनीवन। तो एक फीमेल जज है जो कोर्ट में बैठी है और कोर्ट में बैठ के अलग अलग मैटर्स को जज कर रही है। लेट मी क्लियरिफाई दिस। तो यहां पे इमेजिन कीजिए, ठीक है, राइट। सो 2 क्लॉज 8 बात करता है किसके बारे में, 2 क्लॉज 8 जो है वो बात करता है जज के बारे में, राइट। ये आप इसको मुझसे कनेक्ट कर दीजिए, 2 क्लॉज 8, 2 क्लॉज 8, ठीक है। आपका भी अगर बर्थ नंबर 8 है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अब जब जज के पास में गए तो जज ने क्या डिलीवर किया, तो जज ने डिलीवर किया जजमेंट। ऑल राइट, जज ने डिलीवर किया जजमेंट। ओके, जज से आप ये एक्सपेक्ट करोगे जैसे कि फॉरेन कोर्ट से फॉरेन जजमेंट मिलता है, जिस तरीके से फॉरेन कोर्ट से फॉरेन जजमेंट मिलता है वैसे ही जज से जजमेंट मिलता है। हाई कोर्ट कहां है, इंडिया में। तो पहले हाई कोर्ट की डेफिनेशन आ गई, फिर डेफिनेशन किसकी आ गई है, फिर इंडिया की डेफिनेशन आई। और हाई कोर्ट में हमें कौन लेकर जा रहा है, गवर्नमेंट प्लीडर यानी कि सरकारी वकील, राइट, जिसको हम सिविल केसेस में प्लीडर कहते हैं। एक प्लीडर की डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे पहले गवर्नमेंट प्लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 2 में प्लीडर के बारे में 2 जगह लिखा हुआ है, लेकिन पहले सरकारी प्लीडर को प्रेफरेंस दी गई है और फिर प्लीडर के बारे में बात की गई है। तो जज ने दिया जजमेंट 2 क्लॉज 9 में, ठीक है। 2 क्लॉज 9 बात करता है जजमेंट के बारे में। अच्छा, ये जो टर्म्स अगर आप यहां पे देख रहे हैं, इन टर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिक्री, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके डिटेल में जजमेंट क्या होता है, जजमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब जो जजमेंट जिसके अगेंस्ट आया, अब स्टोरी में याद रखिएगा 2 क्लॉज 3 बात कर रहा था जिसके फेवर में आया, राइट, जिसके फेवर में आया, वहां पे हम 2 क्लॉज 3 में उसको कवर किया। एंड 2 क्लॉज 10 में अब हम बात करेंगे जिसके अगेंस्ट में आया। तो जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया, पता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस पर्सन को कुछ नहीं कहते, उस पर्सन को सिंपली कहते हैं जजमेंट डेटर। ए पर्सन अगेंस्ट whom ए जजमेंट हैज बीन गिवन। तो ये बेसिकली कौन सा आ गया, 2 क्लॉज 10 बात करता है यहाँ पे जजमेंट डेटर के बारे में। जिसके अगेंस्ट में क्या आ गया है, जिसके अगेंस्ट में कोई डिक्री आ गई है या एक ऑर्डर आ गया है विच इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, ये अगर आप 2 क्लॉज 10 को पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ में 2 डेफिनेशन एडिशनल थी, 12 डेफिनेशन आपको अब तक याद हो गई होंगी। 2 क्लॉज 1 बात करता है कोर्ट के बारे में, 2 क्लॉज 2 बात करता है 2 क्लॉज 2 डिक्री, और डिक्री जिसके फेवर में आती है वो होता है डिक्री होल्डर डिस्ट्रिक्ट में रहता है 2 क्लॉज 4,
और वो जाता है डिस्ट्रिक्ट से फॉरेन कोर्ट के पास में। तो फॉरेन कोर्ट 2 clause 5 उसने दिया फॉरेन जजमेंट 2 clause 6। उसके बाद में वो आ गया गवर्नमेंट प्लीडर के पास में, गवर्नमेंट प्लीडर उसे लेके गया हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2 clause 7 कंप्लीट। फिर बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में कौन होगा, जज 2 clause 8। जज ने दिया जजमेंट 2 clause 9। जिसके खिलाफ जजमेंट दिया उसे हम बोलेंगे जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर, ये जजमेंट सुनते ही, जजमेंट को सुनते ही जजमेंट डेटर जो है उसे इतना बड़ा शॉक लगा, इतना बड़ा शॉक लगा कि जजमेंट डेटर की डेथ हो गई। अब जजमेंट डेटर की डेथ हो गई तो पीछे कौन रहा, अब देखिए, अब रहे उसके सिर्फ और सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इनको भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन है इसको भी फर्दर क्लासिफाई इसको किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस सिर्फ सेक्शंस को लर्न करने के ऊपर है, रादर देन कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, उनको हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव बच गए तो इन्हें कहा गया कि देखो जजमेंट तो आ चुका है, और जजमेंट आ चुका है तो जजमेंट डेटर को यह कह दिया कि क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जजमेंट आया है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जजमेंट आया है और इसलिए, और जजमेंट इस बारे में है कि जो भी मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है ना, वैसे मरने वाले व्यक्ति ने, जिसकी डेथ हुई है, जिसके खिलाफ फैसला आया था, उसने बेसिकली मींस प्रॉफिट कमाए थे। नाउ व्हाट इज मींस प्रॉफिट? मींस प्रॉफिट देखिएगा, उसने 12 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया था। इसको ऐसे याद रख लो, ट्रिक क्या है, 2 clause 12। 2 clause 12 कहता है कि 12 महीने का रेंट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि रेंट ऑफ 12 मंथ्स। अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेकर बैठा है, लीज की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई या फिर रेंट एग्रीमेंट ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस पर्सन के पास में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है 12 महीने से, और 12 महीने से उसने रेंट नहीं दिया, तो ये होता है मींस प्रॉफिट, और इस मींस प्रॉफिट पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो यहां पे ये बोला जाएगा कि अगर उसने 12 महीने का क्या पे नहीं किया था, उसने 12 मंथ्स का उसने यहाँ पे पे नहीं किया था द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसलिए उसे मींस प्रॉफिट में माना जाएगा। और इस मींस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए, मींस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए अगर उसकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच करके सेल किया जा सकता है, राइट। सो एक बात आप यहां पे और ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 2 में जितनी भी डेफिनेशंस यहां पे आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है। तो अगर आपको कभी भी इनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो तो आप ये याद कीजिएगा कि अल्फाबेटिकली चल रही है सारी। पहले कोड की डेफिनेशन आई, फिर डिक्री की आई, तो ये पूरा अल्फाबेटिकली सीक्वेंस जो है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इससे आपको इन डेफिनेशंस को रिकॉल करने में काफी आसानी होगी। जैसे कि आपने देखा कि पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया, एल आया, उसके बाद में आया मींस प्रॉफिट, और उसके बाद में आ रहा है कौन सा, मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अब एल एम एन से कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन अब आता है सेक्शन नंबर 2 clause 14। अब 2 clause 14 बहुत ही इजी मेथड है लर्न करने का, आपको प्रॉपर्ली याद हो जाएगा। बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन मेरा यह है कि भगवान राम को कितने साल का वनवास हुआ था, कितने साल का वनवास हुआ था? आप सब लोगों आंसर होगा सर भगवान राम को 14 ईयर्स का, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, राइट। कई लोग ये भी कहते हैं कि 14 ईयर्स का वनवास इसलिए था ताकि लिमिटेशन पीरियड जो होता है ना 14 ईयर्स का पहले होता था। 14 ईयर्स अगर वनवास अगर उन्होंने झेल लिया तो उसके बाद में वो क्या नहीं कर सकते, राजपाट क्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए 14 ईयर्स होता था, ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट क्लेमिंग इट टू बी ट्रू, बट ऐसा मैंने सुना है। बट खैर, अब ये मान लीजिए भगवान राम को वनवास जाने का ऑर्डर दिया गया था। क्या दिया गया था? इट वॉज एन ऑर्डर, इट वॉज एन ऑर्डर, क्योंकि उनके फादर ने कहा था, वचन दिया था ना, आपको पता है सारी स्टोरी। तो 2 clause 14 सीपीसी में किसका है? 2 clause 14 जो सीपीसी में है वो ऑर्डर के बारे में बात करता है। अभी ऑर्डर और डिक्री में क्या डिफरेंस है अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसको मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन 2 clause 14 टॉक्स अबाउट ऑर्डर, और जजमेंट के बारे में 2 clause 9 है, और डिक्री के बारे में 2 clause 2 है। 2 clause 2 इज अबाउट डिक्री, 2 clause 9 इज अबाउट जजमेंट, एंड 2 clause 14 इज ऑल अबाउट ऑर्डर, राइट। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, और अब बात करते हैं किसके बारे में, 2 clause 15। ओके, ऑर्डर। अब ऑर्डर लेकर किसके पास जाएंगे? ऑर्डर लेकर जाएंगे किसके पास? प्लीडर के पास। तो 2 clause 15 जो है यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट, 2 clause 15 यहाँ पे बात करता है प्लीडर के बारे में।
प्लीडर के बारे में 15 बात करता है, ठीक है। अब प्लीडर और प्लीडर के साथ में आ गया है प्रिस्क्राइब्ड, प्लीडर 15 और प्रिस्क्राइब्ड 16। तो इसको आप ऐसे भी याद रख लीजिए पीपी, ये भी आप याद रख सकते हो पीपी, क्योंकि ये वर्ड जितने भी प्रैक्टिसिंग है आप में से, जितने भी लोग प्रैक्टिसिंग है वो पीपी वर्ड से काफी अच्छे से परिचित है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वर्ड आप बहुत बार सुनते हैं जब भी आप कोर्ट जाते हैं, तो बस पीपी याद रख लीजिए, प्लीडर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीपीसी है, लेट मी क्लियर दिस, वरना आप बोलोगे सर आप क्रिमिनल लॉ को बीच में सीपीसी मिला रहे हो। आई नो, बट इट इज प्लीडर। हमने प्लीडर को सेक्शन नंबर 2 में 2 जगह पढ़ा है, आपको पता है, एक तो गवर्नमेंट प्लीडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, और यहाँ पे आ गया पीपी, यानी कि प्लीडर और प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का यहाँ पे मतलब होता है जिसके बारे में अगर सीपीसी के किसी भी सेक्शन में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हो। एग्जाम्पल के लिए सीपीसी का सेक्शन नंबर 26 जो ऑर्डर नंबर 4 का रेफरेंस देता है। अब ये मैं कैसे याद रखूं, सीपीसी का सेक्शन नंबर 26 ऑर्डर नंबर 4 का रेफरेंस दे रहा है, बड़ा आसान है। 26 है ना, तो आप 26 में से सिंपली आप उल्टा इसको लेस कर दीजिए, 6 - 2 = 4। तो सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 4 है वो बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में। तो जब आप सीपीसी का सेक्शन नंबर 26 आप अपने बैराक्ट में देखेंगे, तो बैराक्ट में व्हाट यू विल सी, आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे एक लाइन लिखी हुई है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है, वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 16 बात करता है, राइट। अब अगले डेफिनेशन पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 2 क्लॉज 17। 2 क्लॉज 17 बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब ये बताइए कि अगर मैं 7 + 1 करूंगा तो क्या बनेगा, 7 + 1 करूंगा तो बनेगा 8। यानी कि आप बोलोगे सर 8 में तो जज की डेफिनेशन गिवन थी, 2 क्लॉज 8 में जज की डेफिनेशन गिवन थी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और 2 क्लॉज 17 जो है ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है पब्लिक ऑफिसर के बारे में। एंड जज इज ए पब्लिक ऑफिसर। जज क्या है, जज बेसिकली एक पब्लिक ऑफिसर ही तो है। तो 2 क्लॉज 17 वहां पे हमने देखा, और ये आपके सामने पब्लिक ऑफिसर आ गया। पीपी के बाद में पीपी आपने देखा, और एक और पी यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं किसके बारे में, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 क्लॉज 18। और 2 क्लॉज 18 माय लाइफ माय रूल्स। अब याद रहेगा आपको, माय लाइफ माय रूल्स। तो रूल्स की डेफिनेशन किस में गिवन है, रूल्स की डेफिनेशन 2 क्लॉज 18 में गिवन है। याद हो गई आपको, याद हो गई है। 2 क्लॉज 18 बात करता है किसके बारे में, 2 क्लॉज 18 बात करता है रूल्स के बारे में। और रूल्स वही हैं जो सीपीसी के शेड्यूल 1 में ऑर्डर्स में जो रूल्स गिवन है, उन्हीं को हम यहाँ पे रूल्स कह रहे हैं। 51 ऑर्डर्स है और उनमें अलग अलग रूल्स है। अब बची हुई है सिर्फ 2 डेफिनेशंस, कौन कौन सी, फर्स्ट आई एम सॉरी सेकेंड लास्ट इज 2 क्लॉज 19 एंड 2 क्लॉज 20। 2 क्लॉज 20, जब आप 18 साल के हो गए तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं शेयर्स खरीदूंगा। 18 साल के आप हो गए और आपने फिर क्या खरीदे, शेयर्स। तो आपने शेयर्स खरीदने के लिए कोई फॉर्म तो फिल किया ही होगा, डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा। तो शेयर्स खरीदने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन भी साइन की होगी। तो शेयर्स और साइंड। तो 2 क्लॉज 20 यहाँ पे ये 2 क्लॉज 20 में आपको देखने को मिलता है किसके बारे में, यहाँ पे 2 क्लॉज 20 जो है वो बात करता है, इट टॉक्स अबाउट शेयर्स, और 2 क्लॉज 20 बात करता है साइंड के बारे में। इज इट क्लियर। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इसी के साथ ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं सेक्शन नंबर 2 में सीपीसी के, ये आपको इजीली याद हो गई हैं, इजीली याद हो गई हैं। इनमें आई एम वेरी श्योर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं। 2 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कोर्ट के बारे में। 2 क्लॉज 2 में है डिक्री, डिक्री जिसके फेवर में आती है उसे बोलते हैं डिक्री होल्डर। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, डिक्री होल्डर जयपुर में रहता है, जयपुर में रहता है यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में वो जाता है कहाँ, फॉरेन कोर्ट के पास में, वो जाता है फॉरेन कोर्ट उसे देता है फॉरेन जजमेंट। अब वो फॉरेन जजमेंट को लेकर जाता है किसके पास, गवर्नमेंट प्लीडर के पास में। गवर्नमेंट प्लीडर उसे लेके जाता है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। 7A 7B कंप्लीट हो गया है। कोर्ट में उसे मिलता है जज, 2 क्लॉज 8, जज ने दिया जजमेंट 2 क्लॉज 9। जजमेंट जिसके अगेंस्ट में है उसे बोलते हैं जजमेंट डेटर, 2 क्लॉज 10। जजमेंट डेटर की जजमेंट सुनते ही कोर्ट में ही डेथ हो गई, तो बचा कौन पीछे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 2 क्लॉज 11। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि जजमेंट डेटर ने 12 महीने का किराया नहीं दिया था, मींस प्रॉफिट, 2 क्लॉज 12। मींस प्रॉफिट रिकवर करने के लिए हम उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट ऑर्डर भी कर सकता है। तो 2 क्लॉज 14 बात करता है ऑर्डर के बारे में। और अब आते हैं हमारे पीपी यानी कि प्लीडर, 2 क्लॉज 15।
और उसके बाद में आता है 2 क्लॉज 16 जो बात करता है किसके बारे में, जो बात करता है प्रिस्क्राइब के बारे में। 2 क्लॉज 17 बात करता है पब्लिक ऑफिसर के बारे में। 2 क्लॉज 18 में आ गए हमारे रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। और आपने रूल बनाया कि मैं शेयर खरीद के पैसे वाला इंसान बनूंगा, तो आपने शेयर खरीदे, और शेयर खरीदने के लिए अगर आपने एप्लीकेशन साइन की तो साइन 2 क्लॉज 20 में कवर हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसी छोटे से वीडियो में हम लोगों ने इन सारी डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली लर्न कर लिया है। मोर देन 20 डेफिनेशंस हमने लर्न कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि सीपीसी डिफिकल्ट है, क्योंकि सीपीसी सबसे इजी सब्जेक्ट आपके लिए मैं बनाने वाला हूं हमारे आने वाले वीडियोस के थ्रू। चैनल पे बने रहिए और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। इस आज के लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।